दोस्तों काफी लंबे समय से इंडिया में एक डिबेट चल रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया है कि जिन कानूनों को इंडिया में बनाया गया है वीमेन प्रोटेक्शन को लेके, चाहे वो डाउरी लॉज हों, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज वाले लॉज हों, इन कानूनों का इंडिया में मिसयूज किया जाता है बाय वीमेन। और कानून का मिसयूज किस तरह से किया जाता है, इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट अभी बेंगलुरु के अंदर हुआ, जहां पे एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने से पहले इन्होंने 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई मैं सुसाइड कमिट क्यों कर रहा हूं, कौन कौन से लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लगभग 24 पेज का इन्होंने पूरा सुसाइड नोट लिखा है। इसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे उनकी वाइफ की जो फैमिली है, इनके इन लॉज हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन जिस जज के सामने केस चल रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे जज ने सेटलमेंट करने के चक्कर में इनसे पैसा मांगा। जब इन्होंने पैसा मांगने से देने से मना कर दिया तो जज ने इनके ऊपर 80,000 रुपीज की एलोमनी डाल दी। देखिए, एलोमनी का मतलब यह होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीना खर्चा देता है। इस वीडियो में मैं लेटर ऑन थोड़ा आपको बताऊंगा कि एलोमनी इस तरह इंडिया में किस तरह से काम करती है। तो ये एक इंसिडेंट जो आया है इस समय हमारे सामने, पूरे देश को झकझोर के रख दिया गया है। महिलाओं के द्वारा कानून का किस तरह से मिसयूज किया जाता है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त एक वर्डिक्ट दिया है। मामला तेलंगाना से है। इसे कहा जा रहा है दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस। और इस केस की जो बेंच ने सुनवाई की थी उसमें थे बीवी नागरत्ना जी और जस्टिस के कोटेश्वर सिंह। देखिए, सेक्शन 498 ए अपने पति के ऊपर लगाया, उसके अलावा कुछ डाउरी केस भी उनके ऊपर लगाए। मामला पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि वहां पे पत्नी ने अपने पति के ऊपर या अपनी सास के खिलाफ जो भी आरोप लगाए थे वो झूठे थे। कोई भी जेन्युइन एविडेंस वो पत्नी प्रोवाइड नहीं करवाई पाई कि उनके पति ने उनके ऊपर क्रुएलिटी किया है, टॉर्चर किया है। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह केस बनता है मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये जो ये सेक्शन है ना 498 ए, जो कि महिलाएं, जो मैरिड महिलाएं होती हैं उन्हें पति के ऊपर लगाती हैं, ये कम से कम यूज होना चाहिए, किसी बदले की भावना से यूज नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन को किस लिए बनाया गया था कि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जाए, महिलाओं को सेफ रखा जाए। तो भाई ये उसी लिए यूज होना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को भी सीधा सीधा यह कहा है कि आप पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद अरेस्ट कीजिए। अभी क्या होता है, जैसे किसी महिला ने, जो मैरिड महिला है, अपने पति के खिलाफ या सास के खिलाफ जैसे कोई उन्होंने एफआईआर लगा डाली या कंप्लेंट कर दिया, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट ने कहा कि आप इस अरेस्ट को अवॉइड करिए क्योंकि ये एक अननेसेसरी हैरेसमेंट है। भाई पहले आप अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए। जब आपको लगता है कि भाई हाँ इसके पति ने इसके साथ जो है मारपीट किया है, तब आप उसको जाके अरेस्ट करिए। और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया है सेक्शन 498 ए को लेकर या दूसरे कानूनों को लेकर। 2014 में भी एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहां पे भी कोर्ट ने यही कहा था कि सेक्शन 498 ए या फिर ऐसे 2 दूसरे कानून हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए महिलाओं के द्वारा पुलिस को। सिर्फ ये कह देना कि मेरे पति मुझे मार रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उसके अलावा 2017 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस। यहां पे तो कोर्ट ने यहां तक भी कहा था कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जानी चाहिए। ऐसा कोई भी मामला जो सेक्शन 498 ए वाला होता है, उससे पहले ये कमेटी उसकी स्क्रूटनाइज करे, उसको मतलब ये जाने के भाई इन्वेस्टिगेशन करे अपने लेवल पे। पहले ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जब 100% पुलिस श्योर हो जाएगी ना कि इसके पति ने मारपीट किया है, तब जाके आप उसको अरेस्ट करिए ताकि इस कानून का मिसयूज ना हो सके। 2010 के अंदर भी प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा। उसके अलावा अचिन गुप्ता केस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी एक काफी इंपॉर्टेंट केस रहा। और अभी 2024 के अंदर दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। कहने का मतलब यह है, इन सभी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने यह ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 498 ए या जो डाउरी एक्ट हमारे पास है, इसका मिसयूज होता है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आपको मैं ये बताऊं, इन सभी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, a mere reference to the names of the family members in a criminal case arising out of the matrimonial dispute without specific allegation indicating their active involvement should be nipped in the bud। मतलब आप सिर्फ ये कहोगे ना कि मेरे पति ने मुझे मारा है, मेरी सास ने मुझे मारा है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिक डेट्स, आपको स्पेसिफिक इंसिडेंट बताने पड़ेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा, इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी बाय वे ऑफ द अमेंडमेंट वाज इंटेंडेड टू कर्ब क्रुएलिटी इन्फ्लिक्टेड ऑन द वुमन बाय हर हस्बैंड और द फैमिली मेंबर। उसके अलावा ग्रोइंग डिस्कॉर्ड ऑन द टेंशन विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज, consequently there has been a growing tendency of the misuse provisions like section 498A of the IPC as a tool for the unteasing personal vendetta। personal vendetta मतलब आप बदला ले रहे हो, बदले की भावना से कर रहे हो अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली बाय द वाइफ। तो कोर्ट ने सीधा सीधा ऑब्जर्व किया है कि भाई पिछले 10-15 सालों में इस केस जो सेक्शन 498 है इसका मिसयूज बढ़ रहा है। जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, टू कर्ब द क्रुएलिटी अगेंस्ट वीमेन, उसी पर्पस के लिए इसका यूज होना चाहिए। अच्छा, इस बात का मतलब ये कतई नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ जो है अब्यूज नहीं हो रहा है। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्या कहता है? कहता है भैया लगभग 30% महिलाएं इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने किसी ना किसी रूप में डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस को एक्चुअली ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। उसके अलावा 3.1% ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन सफर्ड फिजिकल वायलेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं के साथ सेक्सुअल प्रताड़ना या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। उसके अलावा 87% महिलाएं इंडिया में ऐसी हैं जिनके खिलाफ मतलब टॉर्चर तो होता है, क्रुएलिटी तो होती है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। सो डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाना कि कानून का मिसयूज होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर केस में कानून का मिसयूज होता है। तो अभी जिस प्रोविजन के अगेंस्ट में कंट्रोवर्सी चल रही है वो है सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। आईपीसी से मतलब इंडियन पीनल कोड। तो ये क्या है, इसके बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है और क्यों इसके बारे में जो है क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है। देखिए, ये एक क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ नहीं है। मतलब यहां पे बात मारपीट की आ रही है, यहां पे बात क्रुएलिटी की आ रही है, इसीलिए इसको क्रिमिनल केस में रखा गया है। क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट मैरिड वुमन फ्रॉम द क्रुएलिटी इन्फ्लिक्टेड अपॉन बाय देयर हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स। ध्यान रखना है आपने कि सेक्शन 498A सिर्फ और सिर्फ मैरिड महिलाओं को दिया गया है। बाकी जो दूसरी महिलाएं हैं, जो सिंगल हैं या अनमैरिड हैं या फिर जो जॉब करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास दूसरे कानून बने हुए हैं। अब देखिए जरा, अंडर सेक्शन 498A हस्बैंड और हिज रिलेटिव कैन बी सेंटेंस्ड टू अ जेल टर्म ऑफ 3 years फॉर द सब्जेक्टिंग वाइफ टू द क्रुएलिटी। अगर यह प्रूफ हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने अगर क्रुएलिटी की है, टॉर्चर किया है, अब्यूज किया है, तो कम से कम 3 साल की सजा उनको हो सकती है। ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, और उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। पहले आपको बता चुका हूं यह कानून सिर्फ और सिर्फ मैरिड महिलाओं के लिए ही होता है। अगर कोई हस्बैंड या उसकी सास अगर अपनी पत्नी को या उसकी अपनी बहू को अगर सुसाइड कमिट करने के लिए प्रेशर डालती हैं या उसको दहेज के लिए किसी तरह की प्रताड़ना करती हैं, तो उस केस में आपके खिलाफ सेक्शन 498 लग सकता है। उसके अलावा देखिए जरा, ये कानून एक्चुअली है तो काफी खतरनाक। देखिए, ये कानून बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर में आता है। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ कमिट किया है, अगर आपके खिलाफ सेक्शन 498 लग गया है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पता क्या होता है? अगर किसी लेडी ने, मैरिड वुमन ने अगर कंप्लेंट कर दिया, एफआईआर डाल दिया, तो पुलिस बिना किसी वारंट की आपको अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, किसी टाइम भी आपको उठा सकती है। दूसरी बात, ये नॉन कंपाउंडेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर बाद में एक पत्नी ये बोलती है ना कि सर मैं तो सेटलमेंट करने को तैयार हूं अपनी पति से, वो नहीं चलेगा। दोनों पार्टी जो यहां पे इन्वॉल्व हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये केस पत्नी और पति का नहीं है, अब ये केस स्टेट सरकार का है उसके पति के अगेंस्ट में। अब मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हो सकता, और ये नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपने कमिट कर दिया, एफआईआर हो गई, तो भाई आपको बेल नहीं मिलेगी। बहुत रेयर केस में इसमें बेल मिलती है, जब मैजिस्ट्रेट के पास ये केस जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस मैजिस्ट्रेट को ये बताती है कि सब हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेल मिल सकती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 498A में कंप्लेंट करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसमें आप कभी भी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई मेरे साथ 5 साल पहले ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था। हालांकि केस टू केस बेसिस पे कोर्ट उसको थोड़ा देखता जरूर है, लेकिन कानून ये कहता है कि कोई भी टाइम लिमिट आपके पास नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्शन 498A है ना, वो सिर्फ मैरिड महिलाओं को लेके है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हस्बैंड कौन है, क्योंकि हस्बैंड वर्ड बहुत यूज होता है। कानून हस्बैंड को भी डिफाइन करता है। कानून यह कहता है कि भाई अगर किसी ने पर्सन ने किसी महिला से लीगल तौर पे शादी की है, मतलब उसका एक मैरिड सर्टिफिकेट उसके पास है, या फिर कस्टमरी रिलेशन है, मतलब लिव इन पार्टनर के ऊपर भी ये लागू होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग
अपने आप को हस्बैंड वाइफ बोलना शुरू कर देते हैं, समाज को भी बताते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कानून रूप से लीगली वो मैरिड नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी केस चल सकता है। मतलब आप उसके पति हो लीगल तौर पे, या लिव इन पार्टनर हो, या फिर आप दुनिया को क्लेम करके बैठे हो कि भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं, आपके खिलाफ तब भी केस हो सकता है। अब 498 ए क्या है, आपको ये पता चल गया है, तो हम लोग थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि भाई इसका मिसयूज होता क्या है और मिसयूज होने का इंपैक्ट क्या होता है। देखिए, मलीमत कमेटी रिपोर्ट बनी थी 2003 के अंदर, इसने 2-3 साल तक लगातार इन्वेस्टिगेशन किया और यह पाया कि इंडिया में जो 498 ए सेक्शन है आईपीसी का, ये एक्चुअली काफी वेग है, इसके अंदर और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और इस सेक्शन के अंदर मिसयूज होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट का कहना है, जो सेक्शन 498 ए का एक्चुअली मिसयूज करती हैं और सेक्शन 498 ए या जो डाउरी एक्ट है इसको शील्ड के तौर पे यूज करती हैं, एक वेपन के तौर पे यूज करती हैं अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए या उसके फैमिली मेंबर से बदला लेने के लिए। कई बार इसका यूज किया जाता है भैया ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज किया जाता है और इसलिए झूठे केस डाल दिए जाते हैं। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर भी केस डाल दिया जाता है। मान लो कोई एक औरत है, उसको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है या सास से प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती हैं, कई बार अपनी सास को के खिलाफ केस डालेंगी, ससुर के खिलाफ केस डालेंगी, अपने उसके जो हस्बैंड के भाई बहन हैं उनके खिलाफ भी केस डाल देती हैं, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली के खिलाफ केस डाल देती हैं। कभी कभी केस उन लोगों के खिलाफ भी डाल दिया जाता है जो एक्चुअली वहां पे होते भी नहीं। बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि भाई एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनका नाम भी डलवा दिया अपने एफआईआर के अंदर। तो इसी से पता चलता है कि बहुत बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। और देखिए, नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, ये क्या कहता है, एनसीआरबी ये कहता है कि सेक्शन 498 ए के अंदर जितने भी केस आते हैं, 7 केस में से सिर्फ 1 केस के अंदर ही कन्विक्शन होता है। 6 केस के अंदर कोर्ट हस्बैंड को छोड़ देता है, निर्दोष डिक्लेयर कर देता है। कन्विक्शन रेट इतना कम इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर केस एक्चुअली फॉल्स होते हैं। जो पत्नी होती है वो ये प्रूफ कर ही नहीं पाती कि उसके हस्बैंड ने उसके खिलाफ टॉर्चर किया है। तो इसी से पता चलता है कि भाई ये केस एक्चुअली ज्यादातर फॉल्स होते हैं। तो फिर से बात वही आ जाती है कि भाई ये दो धारी तलवार है। इसको बनाया गया था कि महिलाओं को क्रुएलिटी से प्रोटेक्ट करना है उनके पतियों से, और दूसरी तरफ इसका मिसयूज भी हो रहा है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है जब इस तरह की चीजें आती हैं मार्केट में, न्यूज में आती हैं कि भैया इसका मिसयूज हो रहा है, जैसा भी प्रेजेंट भी केस आया, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। सबसे बड़ी बात, false accusation leads to the stigma, mental distress and even loss of livelihood for the accused। अब सोच के देखिए भाई, अगर कोई आदमी है, उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने झूठा केस डाल दिया, तो मार्केट में, सोसाइटी में तो उसकी थू थू हो ही जाएगी, वो बदनाम हो जाएगा, उसको मेंटल टॉर्चर होगा, डिस्ट्रेस होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसकी जॉब भी जा सकती है। और किस लिए? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ एक झूठा केस फाइल कर दिया था। और अगर ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि उसकी पत्नी ने झूठा केस डाला था, तो उसको किसी तरह का कोई कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। अरे भाई, अगर पत्नी ने झूठा केस डाला है तो पत्नी को सजा मिले या उसको कंपनसेशन मिले हस्बैंड को, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। बहुत बार ये होता है कि देखिए, जब इस तरह के फॉल्स केस आते हैं ना मार्केट में, तो कानून की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है, कानून के अंदर लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो जेन्युइन केस होते हैं क्रुएलिटी वाले, वो भी छिप जाते हैं, क्योंकि अभी सोसाइटी में एक परसेप्शन बन गया है कि ये तो केस मिसयूज का है, इसकी पत्नी जानबूझ के बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो जो जेन्युइन केस होते हैं ना, वो भी लोग डिस्करेज हो जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए। और देखिए, मीडिया में भी क्या होता है, मीडिया भी इस तरह की न्यूज को बड़ा हाई प्रोफाइल और बड़ा जो है तामझाम के साथ दिखाती है, मिसयूज वाले केस को। कोई भी सेलिब्रिटी वाला कोई मिसयूज वाला केस हो गया, तो इससे क्या जनता के मन में ये बात चली जाती है, परसेप्शन बन जाता है कि यार ऐसे केस ना सारे के सारे झूठे होते हैं, पत्नी जानबूझ के अपनी पति के खिलाफ जो है बदला लेने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कानून का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अतुल सुभाष को यह बोला गया था कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज मंथली एलुमनी दें। तो मंथली एलुमनी क्या होता है, थोड़ा आपको जब बता देता हूं आपको मैं हल्का सा। देखिए, मंथली एलुमनी एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है आफ्टर डिवोर्स। देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को, यहां पे स्पाउस वर्ड का यूज किया गया है, यहां पे कहीं भी हस्बैंड और वाइफ वर्ड का यूज नहीं किया गया है। कानून यह कहता है कि भाई पत्नी भी एलुमनाई दे सकती है अपने पति को, और पति भी एलुमनाई दे सकता है अपने पत्नी को। तो स्पाउस वर्ड का यूज किया गया है, कहीं पे भी क्लियर कट मेंशन नहीं किया गया है कि हस्बैंड ही वाइफ को एलुमनी देगा, खर्चा देगा। एक तो बड़ी सोचने वाली बात है। उसके अलावा दिया जाता है आफ्टर डिवोर्स। कभी कभी ये टेम्परेरी भी होता है, कभी कभी ये परमानेंट भी हो सकता है, कभी कभी ये मंथली भी हो सकता है, कभी कभी ये जो है वन जो है टाइम पेमेंट भी हो सकता है।
डिपेंड करता है। यूजुअली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भैया हस्बैंड की जितनी सैलरी होती है उसका 25% के लगभग जो है वो दिया जाना चाहिए। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। उसके अलावा कभी कभी जैसे भी किसी का तलाक हो गया, तलाक के बाद वाइफ ने कहीं और दूसरी शादी कर ली, तो उस केस में आपको एलिमनी नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा जो बच्चा होता है, अगर वो माँ के साथ रहता है, मोस्टली केस में बच्चा माँ के साथ ही होता है, तो उस बच्चे का खर्चा अलग से दिया जाता है। तो एलिमनी डिपेंड करता है कि जो मैजिस्ट्रेट होता है या जो फैमिली कोर्ट में जो जज होता है वो उसको किस तरह से देखता है। लेकिन हाँ, एलिमनी एक सपोर्ट होती है जो हस्बैंड, यूजली हस्बैंड, 99% केसेस में हस्बैंड ही होता है जो अपनी पत्नी को बेसिकली देता है। हमारा जो मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, वो इसकी बात करता है। और कुछ और जो है वो इधर उधर से कुछ और स्टैट्यूट, कुछ और कानून भी ऐसे होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। एलुमनी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी शानदार बात बोली, जिसके अंदर एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी जी थे। इनका यह कहना था दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू एंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वाइफ विदाउट पिनलाइजिंग द हस्बैंड डिस्प्रोपोर्शनेटली। इसका मतलब यह है कि भैया एलुमनी देने का मतलब यह नहीं है कि हम लोग हस्बैंड को पिनलाइज, उसको सजा देना चाहते हैं। नो, पत्नी का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो पैसा बनता है वो हस्बैंड को देना ही पड़ेगा। अब एलुमनी देने से पहले कई सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है। देखिए, यहां पे लगभग 8 कंडीशन बताई गई हैं। पहली बात तो यह कि हस्बैंड और वाइफ का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मतलब आप बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं तो वो सब देखा जाता है। उसके अलावा भैया उसकी जो पत्नी है या उसके जो बच्चे हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, पति और पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है। अब ऐसा भी हो सकता है भैया पत्नी खुद पैसा कमा रही हो, वो भी जॉब करती हो, ये चीज भी देखी जाती है। पत्नी अपने हस्बैंड से ज्यादा पैसा कमाती है, कम पैसा कमाती है, वो भी यहां पे देखा जाता है। उनकी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितना है, ये सब कुछ देखा जाता है। शादी से पहले उसकी पत्नी का, वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, वो सब भी देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि क्या शादी के बाद वाइफ ने अपनी जॉब को छोड़ा है। अगर उसने शादी के बाद मैरिज जो लाइफ है उसके लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस किया है, यही चीज भी तो देखनी पड़ेगी ना आपको। उसके अलावा लीगल कॉस्ट क्या है, पत्नी अगर पति पे केस करती है तो भाई 3-4 साल मान लो केस चलता है, उसके ऊपर कितना कितना खर्चा हुआ वो सब देखा जाता है, क्योंकि नॉन वर्किंग वीमेन है तो भाई वो इतना खर्चा कैसे निकालेगी। तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। पति की सैलरी कितनी है वो भी देखा जाता है। भाई अगर पति की सैलरी ही 20,000 रुपए है, अब कोर्ट उसको ये तो बोलेगा नहीं तुम 18,000 रुपए अपनी पत्नी को दो, वो सब तो नहीं चलेगा। तो ये कुछ कंडीशन है बेसिकली जिसको ध्यान में रखते हुए पति को अपनी पत्नी को एलिमनी देनी पड़ती है। तो कुल मिला के मोस्टली एक्सपर्ट्स का यह कहना है, देखिए कानून कोई भी हो उसके अंदर मिसयूज होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को हटा देना चाहिए, ना ही इसका मतलब ये है कि हमें जनरली ये मान लेना चाहिए कि कानून का 100% मिसयूज ही होता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में डेफिनेटली मिसयूज हो सकता है, उसके लिए रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। तो एक जनरली क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। एक तो रिफॉर्म सिंपल सा ये हो कि भाई अगर कोई फॉल्स केस होता है, जो पत्नी फॉल्स केस करती है उसको भी कुछ ना कुछ आप कंपनसेशन देने के लिए मजबूर करिए या उसको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट दीजिए। ये चीज यहां पे हो सकती है। अवेयरनेस भी यहां पे चाहिए। तो कुछ चीजें डेफिनेटली सरकार को करना भी चाहिए। और सेक्शन 498A को अभी रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। जो हमारा सेक्शन 84, 85, 86 है वो यही बात करता है। लेकिन नए न्याय संहिता के अंदर भी पतियों को या हस्बैंड्स के लिए कोई खास प्रोटेक्शन है नहीं। बेसिकली सेक्शन 498A को कुछ ज्यादा चेंजेस उसके अंदर किए नहीं गए हैं। हालांकि उसकी डिमांड काफी समय से चल रही थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना पड़ेगा। सरकार को भी ये बात सोचनी पड़ेगी। जो उसके अलावा जो वीमेन ग्रुप्स हैं हमारे सामने हैं, जो महिलाओं वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सबको सामने आना पड़ेगा और एक ऐसी पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि भाई इस तरह के केसेस जो है समाज में ज्यादा ना आए। क्या इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सब सामने आए। आप अपनी समझ से मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, क्या हम लोग इस केस में कर सकते हैं। अब आप इसको चीज को ये मत समझे कि सारे केस मिसयूज वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई हजारों में कोई 2-4 केस मिसयूज वाले हो सकते होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को या सेक्शन को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।